चुनाव हारने के बाद सभी हारने वाली पार्टी यही कहते हैं कि ईवीएम को हैक करके चुनाव जीता गया है, और जो जीतने वाली पार्टी है वो जीत के जश्न में मग्न रहती है। हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने वाली कांग्रेस और आप आज आपको दिखाई देती हैं, लेकिन 2014 के पहले बीजेपी ने भी ईवीएम की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठाए थे। ईवीएम की क्रेडिबिलिटी को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए और उठाने भी चाहिए, क्योंकि लोगों को अपने वोट की वैल्यू है और वोटर्स ही डेमोक्रेसी की आवाज़ है। लेकिन हारने वाली पार्टी का ये कहना है कि चुनाव बैलेट पेपर पे कराए जाने चाहिए, जो पहले होते थे वो कहाँ तक जस्टिफाइंग है। एक्चुअली 1982 तक चुनाव बैलेट पेपर पे होते थे। पहली बार 1982 के बाद का जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें केरल में पहली बार ईवीएम मशीन यूज़ करी गई। इंडिया जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ का एलिजिबल वोटर करीब 97 करोड़ है, और ये नंबर्स धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। ईवीएम से वोटिंग करवाने के कारण हर जनरल इलेक्शन में करीब 10,000 करोड़ टन का पेपर वेस्ट होने से बच जाता है। क्योंकि ये पेपर पेड़ से बनते हैं तो हजारों पेड़ भी कटने से बच जाते हैं, और इस वजह से सरकार का खर्चा भी कम हो जाता है। एक ईवीएम मशीन की कीमत करीब 17,000 रुपये होती है, और ये मशीन 15 साल तक आराम से चलती है। ईवीएम से वोटिंग कराने की वजह से काउंटिंग बहुत फास्ट होती है। काउंटिंग में ज़्यादा मैन पावर नहीं लगता है। इस वजह से उन काउंटिंग को कराने के लिए जितने आदमी लगते थे, वो जो खर्चा होता था वो खर्चा भी सरकार का बच जाता है। इसलिए 2004 के बाद से सभी विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन में ईवीएम मशीन ही यूज़ होने लग गई। ये मशीन्स 2 कंपनीज बनाती हैं। पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरा है ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। लेकिन ईवीएम की क्रेडिबिलिटी पर लोगों को डाउट रहता था, इस वजह से 2014 से ईवीएम के साथ एक और यूनिट वीवीपैट ऐड कर दिया गया। इस तरह से वीवीपैट होने के बाद पोलिंग बूथ में 3 यूनिट्स होती हैं, जिसमें एक कंट्रोल यूनिट जो पोलिंग बूथ के ऑफिसर के पास होती है, दूसरी बैलेटिंग यूनिट जिसमें अलग अलग कैंडिडेट्स के नाम और उनके सिंबल्स होते हैं। उसी यूनिट में सिंबल के सामने एक बटन लगा होता है। जिस पार्टी को वोट देना है उसके सामने वाले बटन को वोटर प्रेस करता है। इस यूनिट के साथ वीवीपैट कनेक्टेड होता है। जब वोटर बटन प्रेस करता है तो इसी वीवीपैट में पर्ची एक फ्लैश करती है, जिसमें उस कैंडिडेट का नाम लिखा होता है जिसको उसने वोट दिया। ये पर्ची करीब 7 सेकेंड तक फ्लैश करती है। उसके बाद ये पर्ची अपने आप बॉक्स में ड्रॉप हो जाती है। जब इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होती है तो ये मशीन बहुत हाई सिक्योरिटी में ट्रांसपोर्ट करी जाती हैं। जहाँ पर भी इलेक्शन हो रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट के स्ट्रॉन्ग रूम में ये मशीन पहुँचाई जाती है, और हाईली सिक्योर स्ट्रॉन्ग रूम होता है। वहाँ पर CCTV कैमराज लगे होते हैं, और जब मशीन रखी जाती है तो सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ आते हैं। सारी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के सामने स्ट्रॉन्ग रूम लॉक होता है, सील किया जाता है, कैमरा लगे होते हैं, CCTV कैमरा लगे होते हैं। इस बीच किसी भी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ आके फुटेज चेक कर सकता है कि किसी ने कमरे को खोलने की कोशिश तो नहीं करी है। इसके बाद वोटिंग के एक दिन पहले ये मशीन्स हाई सिक्योरिटी में पोलिंग बूथ तक पहुँचाई जाती हैं, और इन मशीन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बहुत रैंडम होता है। कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि इस बूथ पर ये मशीन जाएगी। रैंडमली ये मशीन डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद सभी रिप्रेजेंटेटिव के सामने ऑफिसर, जो पोलिंग ऑफिसर होता है, वो इन मशीन्स को सील करता है। हाई सिक्योरिटी में ये मशीन्स फिर वही उसी डिस्ट्रिक्ट के स्ट्रॉन्ग रूम में लाई जाती हैं। इन मशीन्स को सभी रिप्रेजेंटेटिव के सामने रख कर सील कर ये दिखाया जाता है, और सबकी परमिशन के बाद उस रूम को लॉक किया जाता है, सील किया जाता है। CCTV कैमरा चलते रहते हैं, कोई भी आकर किसी भी टाइम आकर फुटेज चेक कर सकता है। इसके बाद काउंटिंग के दिन सभी रिप्रेजेंटेटिव के सामने ही सील खोला जाता है और काउंटिंग शुरू होती है। तो इतनी हाई प्रोसेस, इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद मशीन को टैम्पर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये मशीन स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट मशीन है। इसमें कोई वाईफाई, इंटरनेट और ब्लूटूथ कनेक्ट ही नहीं हो सकता है। इस वजह से इस मशीन को हैक करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर मान लीजिए इन मशीन्स को हैक किया भी जा सकता है तो इसके लिए पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन और जो दोनों कंपनीज मशीन बनाती हैं वो मिलकर ही यूनिट को टैम्पर कर सकती हैं, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। पहले जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी, यूपी बिहार में कितने केसेस होते थे बूथ कैप्चरिंग के। जिस पोलिंग बूथ पे जो कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है वो उस बूथ की बूथ कैप्चरिंग करता ही करता था। यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये ऐसे स्टेट थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में बूथ कैप्चरिंग होती थी। कई बार बूथ कैप्चरिंग की वजह से रीपोलिंग भी होती थी। बैलेट पेपर में बहुत सारे वोट ऐसे होते थे जो इनवैलिड हो जाते थे। उसका रीज़न ये है कि जब पेपर में वोटिंग होती थी, जब पेपर में स्टैंप लगाते थे, जिस भी कैंडिडेट के सामने स्टैंप लगाना है तो एग्जैक्टली उसी जगह पे स्टैंप लगना चाहिए। अगर वो स्टैंप लाइन के आगे पीछे हुआ
तो वो वोट इनवैलिड माना जाता था। बैलेट पेपर को एक स्पेसिफिक तरीके से फोल्ड करके ही बॉक्स में डाला जाता था। अगर वो किसी दूसरे तरीके से फोल्ड हो गया तो वो वोट इनवैलिड माना जाता था। बैलेट पेपर की काउंटिंग सबसे ज़्यादा टीडियस होती थी। 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे काउंटिंग करने में। जो काउंटिंग करने वाले ऑफिसर्स होते थे, जो लोग होते थे, वो एक तरह से हाउस अरेस्ट में रहते थे। उनको वहीं पे खाना पहुंचाया जाता था, वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे और इन काउंटिंग के लिए बहुत पैसा भी सरकार का खर्च होता था। वहीं ईवीएम की काउंटिंग कुछ घंटों में ही हो जाती है। लेकिन हारने वाली पार्टी ईवीएम पे ब्लेम करती है। ऐसा कहती है कि ये जो वीवीपैट में पर्ची आती है वो हाथ में क्यों नहीं मिलती है। दिल्ली विधानसभा में एक विधायक ने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि किस तरह से ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि अगर पेट्रोल पंप पे चिप लग सकती है तो ईवीएम में भी चिप लगाकर उसे हैक किया जा सकता है। इस पर इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज करते हुए सभी पॉलिटिकल पार्टीज से कहा कि आप अपने अपने हैकर्स को, एक्सपर्ट को लेकर आएँ और ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाएं। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी वहाँ नहीं पहुँची, क्योंकि उन्हें पता था कि नेक्स्ट इलेक्शन में फिर किसको ब्लेम करेंगे। उसके अलावा अगर बैलेट पेपर से भी वोटिंग करनी शुरू कर दो तो यही कहा जाएगा जो पार्टी सरकार में है वो बूथ कैप्चरिंग करा रही है, तो इसका कोई एंड नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, यहाँ पर भी तो बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। तो मैं आपको बता दूँ, यूएस में जब 1950 में ईवीएम से वोटिंग करवाई जाती थी, उन दोनों मशीन्स की अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी। कई बार मशीन जैम हो जाती थी। इस वजह से उन्होंने ईवीएम मशीन बंद करके पेपर से वोटिंग शुरू कर दी। वहाँ पर कई जगह पर तो वोटर्स इतने कम है कि उन्हें पेपर एक अच्छा ऑप्शन लगता है। इसलिए उन कंट्रीज़ ने एक्चुअली ईवीएम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के बजाय फिर से पेपर का ऑप्शन ऑप्ट किया और वहाँ पर कोई बूथ कैप्चरिंग भी नहीं होती है। लेकिन इंडिया में बैलेट पेपर ना तो पॉकेट फ्रेंडली है, ना ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो कंसीडरिंग द फैक्ट कि ईवीएम मशीन अच्छी है या बैलेट पेपर अच्छा है, तो इंडिया जैसे कंट्री के लिए ईवीएम मशीन ही ज़्यादा बेटर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।